बड़ी खबर है, संजीव जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव से पूछताछ। हत्या के आरोपी विजय यादव ने पुराने बयान दोहराए और साजिशकर्ता के नाम पर चुप है शूटर विजय यादव, ये कहा जा रहा है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर विजय यादव है। लगातार उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। घंटों की पूछताछ में विजय पुराने बयान दोहराता रहा। साजिशकर्ता के नाम को लेकर जब उससे सवाल किया गया तो वो एकदम खामोश रह गया। अधिकतर सवालों में शूटर विजय गुमराह करता रहा। ये कहा जा रहा है कि वो सही जवाब नहीं दे रहा। जो सवाल उससे दागे जा रहे हैं, बार बार वो अपने जवाब को रिपीट कर रहा है। और साजिशकर्ता कौन है मास्टरमाइंड, इसको लेकर जब उससे सवाल किया गया तो वो एक बार फिर से खामोश हो गया, ये कहा जा रहा है। और अधिकतर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन की रिमांड पर है विजय यादव और घंटों की उससे पूछताछ हर दिन हो रही है। पुराने बयानों को दोहराता हुआ वो दिखाई दे रहा है। मास्टरमाइंड कौन है और इस हत्याकांड का मोटिव क्या है, ये जानने की लगातार कोशिश हो रही है। और इसी को लेकर जब उससे सवाल किए जा रहे हैं तो वो भटकाने की कोशिश कर रहा है, सही जवाब नहीं दे रहा, ये बात सामने आ रही है। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव से लगातार पूछताछ। हत्या के पीछे किसका हाथ, कौन है साजिशकर्ता, ये कुछ अहम सवाल हैं जिनको जानने के लिए लगातार टीम पूछताछ भी कर रही है। उससे जवाब हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अपने पुराने बयानों को वो लगातार बार बार दोहरा रहा है। यूपी में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं। यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू। यूपी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक दर्ज हुए 427 मामले। और धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश में। 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। बरेली जिले में अब तक दर्ज हुए सबसे अधिक मामले। और यूपी में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण वाले रैकेट का हो चुका है खुलासा। धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल। और कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। अंतर धार्मिक विवाह पर 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य है। और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान है। और इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या ये कानून और क्या इस कानून में सख्ती है, क्या प्रावधान है, जरा बताइएगा। और इसके क्या मायने, कितना बड़ा संदेश ये जाएगा आगे? देखिए, 2017 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। उन कानून व्यवस्था के लिहाज से यूपी में एक लव जिहाद एक बड़ी समस्या थी, लेकिन 17 में सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो तत्कालीन गृह सचिव थे अवनीश अवस्थी, उनके साथ बैठकर डीजीपी के तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह के साथ बैठकर लव जिहाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का आदेश दिया था। और लगातार उस पर काम चलता रहा। और आंकड़ों की अगर हम लिहाज से बात करें, फिर उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज हुए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं यूपी में। 185 मामले पीड़ित कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल चुके हैं। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए सबसे अधिक मामले हैं बरेली में। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ सरकार पेश आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर 27 नवंबर 2020 से बात करें तो 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू हो चुका है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की उसे सजा दिए जाने का प्रावधान बनाया जा चुका है।
कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक की कर दी गई है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना देनी होगी। ये जो तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां थी 17 में सरकार आने से पहले योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश लव जिहाद को लेकर लगातार हमला बोलते थे, लगातार विपक्ष पर हमला करते थे, निशाने पर लेते थे अखिलेश यादव की सरकार को। मायावती की सरकार के दरमियान भी स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी में घूम घूम कर लव जिहाद को लेकर, मुझे याद है कि आजमगढ़ में लव जिहाद को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, उस वक्त भी इस सवाल को खड़ा किया था। जब वो सांसद थे तो सांसद के तौर पर भी इस सवाल को खड़ा किया था। मुझे याद है कि शामली में, मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी आवाज खड़ी की थी, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर उन्होंने अधिकारियों और हालिया परिप्रेक्ष्य में वीरेश जी बहुत अहम हो जाता है इस कानून को लागू करना, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा देश भर में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लव जिहाद के मामले जितने बड़े हैं पूरा देश देख रहा है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा यूपी से। निश्चित रूप से यूपी से एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो जरूर जाएगा और जाता रहा है। और मुख्यमंत्री क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर खुद संजीदा रहते हैं, और मैं आज आपको सोर्सेज से खबर बता दूं कि जो मुख्य प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उनसे भी आज मुख्यमंत्री की बात हुई है। मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर जो चलाई जा रही थी मुहिम, उसे आगे बढ़ाया जाए और इसे कड़ा किया जाए। जो दोषी हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। और सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जाने से पहले बनारस से टेलीफोनिक वार्ता के जरिए लखनऊ में बैठे अपने गृह सचिव संजय प्रसाद से बात की है। संजय प्रसाद ने डीजीपी से बात की है। सोर्सेज के हमारे एबीपी गंगा के पास ये बड़ी खबर है कि संजय प्रसाद ने डीजीपी से बात की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी नहीं अब डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार बन चुके हैं, तो डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से उन्होंने बात की है। मुख्यमंत्री के निर्देश आज सुबह मुख्यमंत्री ने बनारस से टेलीफोनिक वार्ता के जरिए बात की है संजय प्रसाद से। संजय प्रसाद से कहा है कि हर जिले के कप्तान पुलिस कमिश्नर को आप ताकीद करो कि लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, इस बाबत आप ये अहम जानकारी दे रहे हैं वीरेश कि सीएम ने गृह सचिव से बातचीत की है और फिर उन्होंने आगे उनके निर्देशों को सर्कुलेट किया है, आगे बढ़ाया है। और लव जिहाद को लेकर सरकार कितनी सख्त है इस कानून के लागू होने से भी ये समझ में आ रहा है। शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। अतीत की काली कमाई खपाने वालों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। करीबी बिल्डर्स, सीए के ठिकाने खंगाल रही है ईडी की टीम, और जांच एजेंसियों को सीए की मदद से भारी निवेश के सबूत मिले हैं, ये जानकारी है। प्रयागराज के 2 बिल्डर्स, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी का छापा पड़ा है। दिल्ली के कारोबारियों के ठिकाने भी खंगाल रही है ईडी की टीम, और ईडी ने लाखों की नकदी, संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप बरामद किए हैं, ये जानकारी है। रियल एस्टेट कारोबारी अमित गोयल, अतुल द्विवेदी पर कार्रवाई हुई है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है प्रयागराज से। अतीत की काली कमाई खपाने वालों पर ईडी की नजर टेढ़ी हो चुकी है, लगातार कार्रवाई जारी है। करीबी जो बिल्डर्स हैं, जो सीए हैं, उनके ठिकाने पर कागजातों को, दस्तावेजों को ईडी की टीम खंगाल रही है। जांच एजेंसियों को सीए की मदद से भारी निवेश के सबूत मिले हैं, ये अपडेट सामने आ रही है। प्रयागराज के 2 बिल्डर्स, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी का छापा पड़ा है। इनके ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली के कारोबारियों के ठिकाने भी खंगाले जा रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में पिटबुल का बच्चे पर हमला हुआ है। पिटबुल कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, ये बताया जा रहा है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की ये घटना है। यहाँ पर पिटबुल का बच्चे पर हमला देखा गया है। एक बार फिर से ये मामला गाजियाबाद से, पिटबुल कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। अब जो लोग यहाँ रहते हैं इस इलाके में, उनमें गुस्सा है, वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की ये घटना है। शक्ति सिंह मेरे साथी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये पिटबुल के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है कहा जा रहा है, कहाँ का ये मामला और क्या कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर?
देखिए, थाना क्रोसिंग क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्रोसिंग रिपब्लिक जो सोसाइटी है उसका ये मामला है, जहाँ पर पिटबुल का जो इस डॉग का जो मालिक है वो उसे लेके घूम रहा था। तभी वहाँ पर एक बच्चा निकल रहा था, पिटबुल छूट कर मालिक के हाथों से और जाकर इस बच्चे पर झपट पड़ा, जिसके बाद जो बच्चे को बुरी तरह से खा लिया उसने। जब लोगों को ये बात पता चली, आसपास के पड़ोस वालों को ये बात पता चली, तो उनमें काफी गुस्सा, काफी रोष है, क्योंकि पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब पिटबुल जैसे कुत्तों ने कई बच्चों को जख्मी किया। हालांकि इस पूरे मामले में थाने में शिकायत दी और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद नगर निगम की, तो गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से भी कई बार जुर्माना भी लगाया गया है और ये भी हिदायत दी गई है कि जब इन कुत्तों को घुमाएं तो पूरी प्रिकॉशन के साथ घुमाएं, मुंह पे जाला लगाएं, ये ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है कि जब कोई किसी बच्चे पर हमला कर देता है, इस तरह के जो जानवर है जब हमला कर देते हैं, तभी उसके बाद जो बात की जाती है, तरह तरह के अभियान चलते हैं। तो जिस तरीके से इस बच्चे को हटाया, तो वहाँ के आसपास के जो लोग काफी गुस्सा है जी। और ऐसे मामले जब बढ़े लगातार शक्ति, तो कुछ नियम कायदे सेट किए गए और ये कहा गया कि कुत्ते के मालिक को उन नियमों का पालन करना ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाही कर रहे हैं उसका खामियाजा इस तरीके से मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अब लोगों में गुस्सा है, आप ही बता रहे हैं। शुक्रिया शक्ति आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर से एक संदिग्ध पकड़ा गया है। ये जानकारी है, दिल्ली से 11 अशोक रोड के पिछले गेट से हिरासत में संदिग्ध को लिया गया है। पिस्टल के साथ हिरासत में संदिग्ध लिया गया। अब कौन है ये और यहाँ पर वो क्या कर रहा था, ये जानने की इससे कोशिश होगी। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। दिल्ली से 11 अशोक रोड के पिछले वाले गेट से इसको हिरासत में लिया गया, जानकारी है, और पिस्टल के साथ इसको हिरासत में लिया गया है। कौन ये शख्स है, इसके पास पिस्टल कहां से आई और ये यहाँ पर क्या कर रहा था, इसको लेकर अब उससे सवाल होंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या जानकारी इस संदिग्ध को लेकर मिल पा रही है? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित 21 अशोक रोड के पिछले गेट पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उसे हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। 6 बजे उसको हिरासत में लिया गया है। पिछले गेट से वो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और कई दिनों से घर की रेकी कर रहा था, क्योंकि जैसा कि सभी जो जानने वाले हैं उनको पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और रहे, और जिस तरीके से वो फिटनेस को लेकर जागरूक रहते हैं। सवेरे 4 बजे वो जिम जाते हैं और टहलते हैं, वॉक करते हैं, तो ये जानकारी उसको थी। और वो जो पूछताछ में उसने बताया है कि उसका नाम है तरुण भारद्वाज। पिस्टल के साथ उसको हिरासत में लिया गया है। पार्लियामेंट स्थित थाने में पूछा जा रहा है। उसने जान से मारने की धमकी दी है और खबर यह है कि कई दिनों से वो लैंडलाइन से फोन कर रहा था। कई दिनों से उनके सहयोगियों को फोन करके वो धमका रहा था कि मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की जान ले लूंगा, जान मार दूंगा। और कई दिन से रेकी कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने पिछले गेट से, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बंगले पर तैनात सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के पिछले गेट से घुसने की कोशिश में जो नाम अपना बता रहा है तरुण भारद्वाज, उसे पकड़ लिया और पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस के हवाले सुबह 6 बजे किया गया है। जो सुरक्षा कर्मी है ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने बताया कि ये कई दिनों से सांग्रीला होटल के पिछले वाले दरवाजे से निकलकर और जो 21 अशोक रोड का जो दरवाजा है, जो पिछला गेट है, आपस में मिलता है, वहां पर वो बहुत दिन से रेकी कर रहा था। चाय और पान की वहां दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, वहां पर पराग का एक बूथ है, वहां पर तो मदर डेयरी का बूथ है वहां पर, तो वहां पर वो लगातार रेकी कर रहा था, ऐसी खबर है। और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तरुण भारद्वाज नाम का संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी लैंडलाइन पर उसने दिया है, उनके सहयोगियों को दिया है। और इस वक्त बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी उसने दी और लगातार वो वहां पर रेकी कर रहा था। अब उसको पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। लगातार उससे पूछताछ हो रही है। तरुण भारद्वाज उसका नाम है, ये जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया वीरेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव और सपा के गठबंधन टूटने के कई महीने बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जिन्होंने गुरुवार को लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। और इस बार केशव देव मौर्य ने लोकसभा चुनावों में मायावती के लिए प्रचार करने के निर्देश दिए हैं।
आप कह रहे हैं कि बसपा को जिताना है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, किसी के साथ उनको जाना नहीं है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बसपा को जिताना है? महान दल को महत्व देने के लिए केशवदेव मौर्य की ताकत क्या है? जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था 10 सीट बसपा जीत के आई थी और सपा 5, लेकिन महान दल सपा के साथ खड़ा हुआ, सपा और भाजपा की लड़ाई हुई और बसपा तीसरे नंबर चली गई। अब हम अपनी ताकत ये दिखाने के बसपा को समर्थन इसलिए किए कि हम महान दल की ताकत उत्तर प्रदेश को दिखा सकें कि महान दल जिसके साथ रहता है वो दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आएगा। आपका साथ नहीं चाहिए उनको? हमें उनके साथ न चाहने और चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ताकत को उन्हें दिखाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को। हर वो विधानसभा पे, हम हर जिले में, अब हम इसे दीवार पे जैसे सपा के समय में लिखवाए थे वैसे लिखवाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। हमारे कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं, उन्होंने लिखा महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है, सपा में खाली ब जोड़ना है, बाकी वाल पेंटिंग वैसे रहे, पहले से जोड़ देंगे बसपा हो जाएगा। बसपा को जिताना है तो हम बसपा जिता देंगे। बसपा को जिताने से महत्व हमारा बढ़ेगा कि जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी उसे महान दल दूसरे नंबर पर लाया और सपा तीसरे नंबर पर। गठबंधन अगर वो नहीं करेंगी, आपका साथ नहीं चाहेंगी, तब भी आप उन्हें जिताएंगे? बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं। अपने लोगों से कहेंगे कि उनको वोट, उनके लिए वोट मांगे? अपने लोगों से कह दिया कि बसपा का प्रत्याशी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो और सपा का प्रत्याशी मौर्य शाक्य सैनी, फिर भी उसे हराओ। सपा को, बसपा को जिताओ, चाहे प्रत्याशी कोई भी। एक माहौल बनाने की केशवदेव मौर्य तैयारी कर रहे हैं। कैमरे हरिओम के साथ अंबर शुक्ला। एक और बड़ी खबर है, यूपी सरकार लाएगी नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी। सीएम योगी ने हाल ही में हुई बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। 2018 की फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। यूपी को फार्मा हब बनाने की कोशिश में योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। जीआईएस में आए निवेश प्रस्ताव को देखते हुए बदलाव किए जाएंगे, तब्दीलियां होंगी। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त है। यूपी सरकार नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी लाएगी और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी ने हाल ही में बैठक जो हुई है उस बैठक में निर्देश दिए हैं। 2018 की फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। हमीरपुर से बड़ी खबर है। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में पीछे से डीसीएम ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर में क्लीनर की मौत की जानकारी है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद की तस्वीर है। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें, हादसे के बाद की। खड़े ट्रक में पीछे से डीसीएम ने टक्कर मारी, कहा जा रहा है, और इस हादसे में क्लीनर की जान जाने की बात है और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।